Hello बच्चों, let us read this question. This question says the emission of penetrating alpha, beta particles, helium and electron respectively along with gamma radiation h nu was noticed from unstable nucleus. All elements having Z greater than 82 show this phenomenon. The emission was explained in terms of low binding energy giving alpha decay, high N by P ratio, neutron decay, gamma emission from a radioactive nuclide is secondary emission. The emission of one kind of particles occurs at one time. Later on may be followed by other. In addition to these emission, positron emission and X-rays emission is also noticed due to N by P less than 1 and K electron capture respectively. The binding energy of hydrogen nucleus is, और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी ग्रेटर देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ऑप्शन डी लेस देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो इस क्वेश्चन में हमसे पहले बताया गया है पैराग्राफ में कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो अल्फा, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेडिएशन इमिट करता है और सारे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 है वो इस फेनोमेनन को शो करते हैं. अब इस एमिशन को लो बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में एक्सप्लेन किया जा सकता है जिसमें अल्फा डीके होता है, हाई एन बाय पी रेशियो में न्यूट्रॉन डीके और गामा इमिशन जो होता है वो एक सेकेंडरी इमिशन होता है और एक टाइम पे केवल एक ही पार्टिकल का इमिशन होता है. और इसके साथ में हमें पोजिट्रॉन इमिशन और एक्सरे इमिशन भी देखने को मिलता है जो कि होता है एन बाय पी लेस देन 1 और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर के कारण. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया देन कि जो बाइंडिंग एनर्जी होगी हाइड्रोजन न्यूक्लियस की वो कितनी होगी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी. सो अगर हम देखें तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कंपोनेंट न्यूक्लियॉन्स. उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं. यानी कि एक न्यूक्लियस को उसके कंपोनेंट न्यूक्लियॉन्स यानी कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स में ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस बोलते हैं. अब हमारे पास इस केस में जो न्यूक्लियस गिवन है वो है हाइड्रोजन न्यूक्लियस. अगर हम हाइड्रोजन का न्यूक्लियस देखें तो उसमें केवल एक प्रोटॉन प्रेजेंट होगा. यानी कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में केवल एक न्यूक्लियॉन प्रेजेंट होगा क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन एटम अगर हम देखें तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और मास नंबर भी 1 होता है. सो अगर हम इसके न्यूक्लियस की बात करें तो उसमें केवल एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होगा और वही एक न्यूक्लियॉन होगा हाइड्रोजन न्यूक्लियस में. और हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है. सो जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस है उसके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास आएगी वो आएगी 0 क्योंकि यहाँ पे केवल एक न्यूक्लियॉन प्रेजेंट है. सो हम अगर बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कम से कम हमारे पास 2 न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए तभी हम उनको सेपरेट कर पाएंगे. यहाँ पे प्रेजेंट ही केवल एक न्यूक्लियॉन है तो इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी 0 होगी क्योंकि इसमें हमें किसी को सेपरेट करना ही नहीं है क्योंकि केवल एक न्यूक्लियॉन प्रेजेंट है. अब इसी केस में अगर हम बाकी आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करें जैसे कि हमारे पास ड्यूटेरियम जो कि होता है 1 एटॉमिक नंबर और 2 मास नंबर वाला और ट्रिटियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और मास नंबर 3. सो इस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं वो 2 हैं ड्यूटेरियम के केस में और ट्रिटियम के केस में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं वो हैं 3. सो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी नॉन जीरो आएगी क्योंकि यहाँ पे हमें उन न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करना होगा. लेकिन हाइड्रोजन के केस में न्यूक्लियॉन केवल एक ही है तो उसमें बाइंडिंग एनर्जी 0 आएगी. सो अगर हम हमारे ऑप्शंस देखें तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, सी और डी इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो हमारे फाइनल आंसर से मैच नहीं करते हैं. यानी कि हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए.
Hope you understood it well. Best of luck.